नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल है। मैं आपको भूतिया घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान की चित्तौड़ की ओर जाने वाले पुराने कच्चे रास्ते पर एक गांव था, बेलाड़ी। यह गांव छोटा था मगर अपने एक रहस्य की वजह से बदनाम। बेलाड़ी की हवेली, जिसे लोग काली दरार वाली हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे हवेली की दीवारों में सांस लेने की आवाज आती थी, मानो उनमें कुछ जिंदा हो। गांव वालों के अनुसार 20 साल पहले उस हवेली में रहने वाले ठाकुर परिवार के सभी सदस्य एक रात गायब हो गए। कोई चीख, कोई संघर्ष, कोई खून का निशान, कुछ नहीं। बस दीवारों में एक लंबी काली दरार उभर आई और उसके बाद से वहां कोई नहीं गया। आरव 22 साल का शहर में पढ़ा लिखा लड़का था। वह अपने दोस्त सुमित की शादी के लिए गांव आया था, पर उसके अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा थी। गांव के बच्चे उसे हवेली की कहानियां सुनाते और डराते थे, लेकिन आरव को यह सब बस लोक कथाएं लगती थीं। एक शाम आरव ने बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हुए कहा, दीवारें सांस नहीं लेती, भूत वगैरह कुछ नहीं होता। गांव के सबसे बुजुर्ग काका मेहरचंद गुस्से से बोले, देवताओं ने भी उस हवेली को छोड़ दिया है लड़के। जिस रात तू काले बादलों वाली आंधी देखे, समझ लेना हवेली जाग रही है। आरव ने हंसकर टाल दिया। रात होने पर आकाश साफ था। वह अपनी खिड़की के पास बैठा अपने फोन पर वीडियो शूट कर रहा था। तभी अचानक हवा का रुख बदला। 5 मिनट में आकाश काला पड़ गया और तेज हवा में कुछ ऐसा था जैसे कोई बड़े बड़े धड़ों को घसीट रहा हो। फिर आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत गहरी, जैसे दीवार के भीतर कोई सांस खींच रहा हो। आरव का दिल ऐसे धड़का जैसे किसी ने भीतर से ही पकड़ लिया हो। वह खिड़की के बाहर देखता है। हवेली की ऊपर वाली टूटी खिड़की में पीली बुझी हुई आंखें चमक रही थीं। वह घबरा गया, पर आंखें पलक नहीं झपका रही थीं, जैसे खुली हुई खिड़की से कोई काली दरार उसे देख रही हो। हवाओं का शोर अचानक बंद हो गया। पूरी रात एकदम सन्नाटा, और इस सन्नाटे में आरव ने पहली बार वो आवाज साफ साफ सुनी, आरव तू भी दीवार के अंदर आ जा। उसकी रीढ़ में ठंड उतर गई। आवाज बाहर से नहीं, कमरे की दीवारों से आ रही थी। अगले दिन आरव ने गांव वालों को रात की बात बताई। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। सुमित बोला, यार तू पागल है, हवेली वाली तरफ मत देख, एक बार ध्यान चले जाने पर पीछे नहीं आता कोई। पर आरव की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह दोपहर में हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली टूटी फूटी थी, पर उसके बीच की सबसे ऊंची दीवार पर एक सांप जैसी काली दरार थी, कम से कम 15 फीट लंबी। उससे हवा नहीं बल्कि ठंडी नमी निकल रही थी, जैसे किसी बंद कमरे में किसी का पसीना कच्ची दीवार पर टपक रहा हो। आरव पास गया। अचानक उस दरार से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तू आ गया, हमने तेरे कदमों का इंतजार किया। आरव उछलकर पीछे हटा। उसने देखा दीवार पर दरार थोड़ी चौड़ी हो गई, मानो किसी ने अंदर से उसे धक्का मारा हो। उसका गला सूख गया। हवेली के पीछे की तरफ गया। वहां पुरानी जालीदार खिड़की थी, जिसमें से अंदर का कमरा दिख रहा था। अंदर कुछ चल रहा था। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर भी नहीं, बस एक छाया जो बार बार दीवार पर रेंगती, फिसलती और फिर दरार में घुस जाती, और हर बार दीवार हिल जाती थी, जैसे वह उस छाया को खींचकर निगल लेती हो। आरव ने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। अचानक कमरे के अंदर मौजूद छाया रुक गई, सीधी खिड़की की तरफ देखने लगी, फिर धीरे धीरे खिड़की की जाली पर चढ़ी और फिर अपने लंबे पतले हाथ बाहर निकाले। आरव घबरा गया और पीछे भागा। गांव पहुंचा तो काका मेहरचंद इंतजार कर रहे थे। कह दिया था तू हवेली के पास मत जाना, अब वह तेरे पीछे लग गया है। आरव कांपते हुए बोला, कौन? काका की आवाज में भय था। वो जो दीवारों में कैद है। ठाकुर परिवार को भी उसी ने लिया था। अब उसकी भूख लौट आई है, क्योंकि तूने उसे देख लिया। आरव ने पूछा, दिलाया कौन? ये कौन सी चीज है? काका ने कांपते हुए कहा, ये इंसान नहीं, ये वो चीज है जिसे रुकने की जगह चाहिए, और जगह केवल दीवारों में मिलती है, जहां वो खुद को छिपा सके। आरव का दिमाग घूम गया। उस रात फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार
दीवार में हल्का सा ढसाव बड़ा हो रहा था, मानो कुछ दीवार के भीतर से बाहर दबाव डाल रहा हो। कमरा हवा से नहीं बल्कि किसी जीवित चीज की गर्मी से भर गया। और फिर आरव के कान के पास फुसफुसाहट, बस एक दरार बाकी है, फिर तू मेरी जगह होगा। उस रात आरव को नींद नहीं आई। दीवारें लगातार धीमी कराह जैसी आवाज निकाल रही थीं, मानो कोई भीतर से रगड़ खा रहा हो, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आरव ने दरी हटाई और दीवार को गौर से देखा। काले धुएं जैसी नमी वहां फैल रही थी। उसे लगा कि शायद यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन तभी दरार अचानक 1 इंच चौड़ी हो गई। चौड़ी होते ही अंदर से बदबूदार हवा का झोंका निकला, गले में सड़ी मिट्टी भरी हो जैसे। आरव चीखते चीखते बाहर भागा। सुमित और काका मेहरचंद भी इकट्ठे हो गए। काका ने कहा, यह वही रात है जब दीवार पूरी तरह जाग जाती है। अगर इसे रोका नहीं गया तो तुम दीवारों में समा जाओगे, जैसे ठाकुर का बेटा गया था। आरव कांपते हुए बोला, मैंने क्या गलती की है? काका की आवाज भारी हो गई। जिसने भी दीवार के भीतर झांक लिया या जिसे दीवार देख ले, वो उसका हो जाता है। तुमने वापस देखने की गुस्ताखी की थी। सुमित चिल्लाया। हमें गांव छोड़ देना चाहिए, काका बोले। भागकर क्या करोगे? ये हवेली से बंधा नहीं है। ये उसे खोजता है जो डर के बाद भी पीछे देखता है, और आज रात ये आरव को लेने आएगा। आरव के पैरों में जैसे वजन बंध गया। वह अपने कमरे की ओर गया तो देखा दीवार की दरार में किसी की उंगलियां फंसी थीं, लंबी, पतली, सूखी, जैसे किसी मरे हुए आदमी के हाथ हों। लेकिन हाथ बाहर आ नहीं रहे थे, बल्कि भीतर की तरफ खींच रहे थे, जैसे कोई उन्हें चबा रहा हो। आरव ने देखा अंदर से एक दूसरी हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर दीवार उसे खींचकर निगल रही थी। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई आदमी दीवार के अंदर फंसा हो, कांप रहा हो, मदद मांग रहा हो, पर उसकी चीखें हवा में घुल रही हों। फिर वह हाथ झटके से अंदर खिंच गया और दीवार शांत हो गई। आरव घबरा गया। ये क्या था? काका ने जवाब दिया, ये तुम्हारा होने वाला भविष्य था। अगर तुम इसी रात दीवार की चुड़ैल को नहीं रोक पाए, वह अपने भीतर भूखे भाइयों को कैद रखती है, और हर नया शरीर उसी भूख को शांत करता है। तभी अचानक पूरा घर हिल गया, जैसे नीचे से कोई धक्का मार रहा हो। दीवार की दरार फटकर 5 गुना बड़ी हो गई, और पहली बार उस दरार से किसी का चेहरा बाहर झांका। चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। आंखें बिना पुतलियों की, मुंह कानों तक फटा हुआ, और त्वचा दीवार की मिट्टी से बनी हुई। वह चिल्लाया, आरव, मेरी जगह ले। और दीवार टूटी। अंदर से एक लंबा, हड्डियों जैसा शरीर बाहर निकलने लगा। आरव भागा, पर दीवारें अब उसके पीछे पीछे सांस ले रही थीं। पूरा गांव अचानक जाग उठा। लोग अपने घरों से निकलकर चीखने लगे, दीवार की चुड़ैल जाग गई, सब भागो। हवेली की दिशा से गूंजती हुई भारी गड़गड़ाहट आ रही थी, जैसे जमीन के नीचे कोई दैत्य पलट रहा हो। आरव भाग रहा था, लेकिन हर मोड़ पर उसे दीवारों में अपना चेहरा दिखाई देने लगा। वही चेहरा, दीवार में पिघलता हुआ, धीरे धीरे गुम होता हुआ। एक जगह दीवार ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। दीवार से निकली हुई उंगलियां उसके कपड़े की आस्तीन फाड़कर पीछे खींचने लगी। काका मेहरचंद चिल्लाए, इसे रोकने का एक ही तरीका है, हवेली की सबसे पहली दरार बंद करनी होगी। वे तीनों हवेली की ओर दौड़े। अंदर प्रवेश करते ही एक ठंडी, बदबूदार हवा ने हमला किया। हर दीवार पर अजीब सी आकृतियां उभर रही थी, चेहरे, हाथ, आधे दंसे हुए लोग, जैसे दीवारें जीवित शरीरों का जंगल हों। सबसे बड़ी दरार हवेली के बीचों बीच थी, काली, धड़कती हुई, मानो किसी का दिल हो। उस दरार से वही लंबा प्रेत बाहर निकल रहा था, पूरी तरह दीवार की मिट्टी से बना हुआ, पर आंखें आरव जैसी। काका चिल्लाए, आरव, वो तेरा ही प्रतिबिंब है। अगर ये बाहर आ गया तो तू हमेशा के लिए दीवार के अंदर बंद हो जाएगा। आरव सुन्न हो गया। उस प्रेत ने लंबी गर्दन मोड़कर कहा, आजा, अब तेरी बारी है। जैसे ही वो आरव की तरफ बढ़ा, दीवारें तेजी से बंद होने लगीं। हर दरार से मृत सी चीखें आ रही थी। हवा में धूल नहीं, बल्कि सूखे मांस की मोटी गंध फैल गई। सुमित ने घबराकर पत्थर उठाकर दरार पर मारा। दरार का एक टुकड़ा गिरा और दीवार ने मानो दर्द से चीख मारी। आरव को समझ आया,
दीवार को बंद किया जा सकता है। तीनों ने पत्थर, मिट्टी, लकड़ियां उठाकर दरार को भरना शुरू कर दिया। अंदर फंसा प्रेत तड़पने लगा, चीखते हुए अपने नुकीले हाथ दरार से बाहर मारने लगा। नहीं, मुझे निकलने दो। पर जितना वे दरार भरते गए वो उतना ही कमजोर पड़ता गया। उसका चेहरा पिघलने लगा, आंखें काली गड्ढों में बदल गई। अंत में आरव ने आखिरी ईंट दरार पर मारी। दरार बंद होते ही पूरी हवेली ऐसे कांपी जैसे किसी ने उसके दिल पर ताला लगा दिया हो। अंदर की सारी आवाजें अचानक खामोश हो गईं। हवा सामान्य हो गई। दीवारें सख्त, बिल्कुल मौन। आरव गिर पड़ा, हांफते हुए। सुमित ने पूछा, खत्म हो गया? काका ने धीरे से कहा, फिलहाल के लिए। आरव ने दीवार को आखिरी बार देखा, बंद, शांत, ठंडी। लेकिन जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, दीवार के भीतर से बहुत दूर, बहुत धीमी एक आवाज आई, आरव, मैं अभी पूरी तरह नहीं मरा। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। कहानी यहां खत्म नहीं होती। काली दरार बस सोई है, फिर किसी दिन किसी और को निगलने के लिए जागेगी।